गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का। आज कई सारी लालिया अगर क्लास को बाद में देखना चाहती है तो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि आज कुछ लालियों का उपवास होगा। कोई बात नहीं रहेगी, जो कक्षा है वो बाद में आप कवर कर लीजिएगा। हम बातचीत करने जा रहे हैं आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ज्योग्राफी में जो जल चक्र होता है, जिसमें हम बात करते हैं संघनन की, कंडेंसेशन की, बादल कैसे बनते हैं, ओस की बूंद का क्या कंसेप्ट होता है, पाले का क्या कंसेप्ट होता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये सारे घटनाक्रम होते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है पूरे ज्योग्राफी में, वाटर साइकिल, और इस पे से ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बनते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप आज की क्लास के नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। हो सकता है मेंस में कम आए, लेकिन प्रीलिम्स में इसके सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। सबसे पहली बात, अनअकैडमी फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री स्पेशल क्लासेस, जो अनअकैडमी ऐप पर होगी। पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती है ये, और सभी शिक्षक 4 तारीख से लेकर 6 नवंबर तक यूट्यूब की जगह ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको अनअकैडमी ऐप पर उपलब्ध कराएंगे। इसमें हमने 3 बड़ी कक्षाएं आपके लिए रखी है। मैं वो तीनों कक्षाएं दिखा देता हूं। सबसे पहले तो सीसेट का एक टेस्ट रखा है हमने 4 नवंबर शाम को 7 बजे, किसमें कितना है दम। जीएस का ओपन टेस्ट, किसमें कितना है दम, जिसमें हम एक जनरल टेस्ट लेंगे कि भाई आज आपको कितना कवर हो चुका है, एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन अभी तक हुई है। और पूरे साल का करंट अफेयर, मतलब पूरे साल की जगह कहूं 10 महीनों का करंट अफेयर, 3 घंटे की क्लास हम लेंगे संडे के दिन सुबह 5 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा। इस पूरी क्लास में हम करंट अफेयर को कंप्लीटली कवर करेंगे। आइए बाकी शुरुआत पुनः मैं बता दूं कि रिपीटर्स बैच, जो विद्यार्थी 2024 देना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो 1-2 बार दे चुके लेकिन सफलता उनके हाथ में नहीं आ रही है, तो एक बेटर ऑप्शन आपके पास है। इसमें हम सीसेट आपको कवर कराएंगे। लक्ष्य बैच 2025 के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीटली हिंदी मीडियम को डेडिकेटेड बैच है। इस बैच को आप कवर कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन एमके लाइव रिफर कोड पर मिलता है। संडे अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि इस टेस्ट में आपको 100 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 1 दिसंबर से हमारा सीसेट का बैच आ रहा है। इस बैच की फीस 20,000 रुपीज है, लेकिन यदि आप दिवाली तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मतलब 1 दिसंबर 20 तारीख तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो 50% ऑफ आपको मिलेगा, मतलब 10,000। और उस पर अगर आप एमके लाइव रिफर कोड लिख देंगे तो और आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली 9,500 रुपए में अभी आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, इसको आप नीचे लिंक से डायरेक्ट कोर्स के सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी में वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या कवर किया था। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें सूचित कर देता हूं। वाटर साइकिल या जल चक्र, या हम कह सकते हैं हाइड्रो साइकिल। इसके पहले की कक्षाओं में हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने वायुमंडल की संरचना काफी विस्तार से बताई है। फिर ऊष्मा बजट के बारे में चर्चाएं की है हमने। तापमान विलोपन या तापमान विक्रमण क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन पर चर्चाएं हुई है। फिर दाब पेटियों पर हमने काफी विस्तार से चर्चाएं की है। उसके बाद हमने आपको पवनों के बारे में बताया था, व्यापारिक पवने, वेस्टर्लीज पछुआ पवने और ध्रुवीय पूर्वा पवनों के बारे में। उसके बाद लोकल विंड के बारे में, गर्म और ठंडी पवनों के बारे में भी चर्चाएं की थी। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं आपसे, तो अभी तक हमने
क्लाइमेटोलॉजी के बड़े बड़े कंसेप्टों को कवर कर चुके हैं। आज का ये कंसेप्ट अभी तक के जितने कंसेप्ट आपको बताए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के प्रश्न इस कंसेप्ट में से आए हैं। हम अभी तक जितना कंसेप्ट कराया है नेक्स्ट क्लास में उसका टेस्ट रखेंगे, मतलब अगले क्लास में आपको क्लाइमेटोलॉजी के इन सभी कंसेप्ट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ सके कि हां हम जो कवर कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे। आप तैयार रहिएगा, रिवीजन करके रख लीजिएगा, याद करके रख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी पर जल चक्र में पृथ्वी पर समुद्र का जो भाग है, जो कि सबसे बड़े जल स्रोत का भाग है, इसके अलावा नदियां और जो झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, वे सभी भी कहीं ना कहीं वाटर का ही हिस्सा आते हैं। तो हम कहें तो ये वाटर जो कि जमीन पर उपस्थित है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण यह ऊष्मा को प्राप्त करके ऊपर उठता है वाटर वेपर के फॉर्म में। इस घटना को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो पानी का ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। आफ्टर गेन द हीट, वाटर चेंज इनटू वेपर, वाटर चेंज इनटू गैसियस फॉर्म, इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लेकिन इस बादलों के निर्माण में, या जो हम बात कर रहे हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प में बदलता है, जमीन पर दो घटनाएं होती है। एक वाष्पीकरण होता है जिसके कारण वातावरण में वाष्प की मात्रा बढ़ती है, और दूसरी घटना अगर हम बातचीत करें तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियों से भी लगातार वाटर वेपर रिलीज होता है। इनके पत्तियों से भी जलवाष्प लगातार निकलते रहता है, वाटर वेपर रिलीज होते रहता है। इस घटना को कहा जाता है हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन। दोनों घटनाएं समझ लीजिए। यह है वेपोराइजेशन जो कि एक भौतिक घटना है, और यह वाष्पोत्सर्जन एक जैविक घटना है। कहने का अभिप्राय यह है, जब पानी किसी जलाशय से सूर्य प्रकाश को प्राप्त करके, सूर्य के सूर्याताप को प्राप्त करके वाष्प में बदलता है तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन अगर यही घटना किसी पौधे में अंदर हो, जैसे आप पौधों को कितनी भी धूप हो, पत्तियों को हाथ लगाएंगे तो उतनी गर्म कभी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि पत्तियां लगातार अपनी हीट को वाटर वेपर के रूप में रिलीज करते रहती है। जो मटके में पानी के ठंडे होने का रीजन होता है वो वेपोराइजेशन होता है, क्योंकि मटके में बारीक बारीक छिद्र होते हैं। वैसे ही पौधे की पत्तियों में बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, हिंदी में रंध्र कहा जाता है। इनसे पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। इसे ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब ये वाष्प ऊपर जाती है तो ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद इसका संघनन होता है। संघनन का मतलब होता है वाष्प का पुनः जल में बदलना, वाष्प का जल में या द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था मतलब बर्फ में बदलना। तो जब ये वाष्प वापिस द्रव या ठोस अवस्था में बदलती है तो इसे ज्योग्राफी के लोग संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। हम अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन। संघनन की जो प्रक्रिया होती है लालियो, ध्यान से सुनना, संघनन जमीन पर भी होता है और बादलों मतलब आसमान में भी होता है। जब यह संघनन ऊपर होता है तो यह संघनन कहलाता है बादल का निर्माण। मतलब संघनन जब ऊपर के जगह ऊंचाई पर होगा तो इसी से बनते हैं बादल।
बादल का निर्माण संघनन का ही परिणाम है। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन संघनन की प्रक्रिया जमीन पर भी होती है। जब संघनन की प्रक्रिया जमीन पर होती है तो ओस बनती है, ड्यू बनता है, या फिर पाला भी बन सकता है, फ्रोस्ट भी हो सकता है। बर्फ के कण जमीन के सतह पर पौधे की पत्तियों पर प्राप्त होते हैं। या फिर संघनन का परिणाम कोहरा भी है और संघनन का परिणाम धुंध भी है। कोहरे को फॉग कहते हैं, धुंध को मिस्ट कहते हैं। ये सभी घटनाएं संघनन के प्रकार कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पानी जो पृथ्वी के सतह पर उपस्थित है यह दो प्रकार से वाष्प के रूप में बदलता है। या तो पानी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वाष्पीकरण का रूप लेकर ऊपर वाष्प के रूप में जाएगा, या पौधे के माध्यम से पत्तियां उसको वेपोराइज करेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया एक जीवित जीव के द्वारा हो रही है, पौधों के द्वारा, इसलिए इसको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब ये वाष्प ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद ये वाष्प या तो जल में या फिर ठोस अवस्था में बदल जाती है। और जब ये ठोस अवस्था में बदल जाती है तब ऐसी प्रक्रिया में संघनन की घटना कहलाती है। यह संघनन कई रूप में हो सकता है। अगर यह ऊंचाई पर होगा तो संघनन के बाद जो ऊपर आपको संरचना दिखेगी वो बादल होंगे। अगर यह जमीन पर होता है तो ओस दिख सकती है, पाला दिख सकता है, कोहरा हो सकता है या धुंध। पहले तो ये सभी विद्यार्थी अपने दिमाग में क्लैरिटी लाए, क्योंकि मैंने कई लोगों को जब भी साइकिल पढ़ाया है, रिफ्रेश कर दीजिएगा, जब भी कई लोगों को मैंने साइकिल पढ़ाया तो उनकी जिंदगी में पहली बार ही उन्हें पता चला कि कोहरे का आना, धुंध का आना, पाले का गिरना या ओस की बूंद का गिरना बिल्कुल बादल के बनने की प्रक्रिया के समान ही है। बस अंतर इतना ही है कि वह जमीन पर हो रहे हैं और बादल का निर्माण ऊपर हो रहा है। वास्तविक रूप में यह संघनन के रूप है, यह कंडेंसेशन के टाइप है। अब इन कंडेंसेशन के टाइप के बाद बादलों का जो विशेष टाइप है, यह बादल क्योंकि काफी ऊंचाई पर हैं, बाकी चीजें जमीन पर हैं, तो जमीन पर पुनः एक प्रकार से पानी की प्राप्ति हो गई। लेकिन क्योंकि बादल काफी ऊंचाई पर हैं, तो यह बादल फिर पुनः जब भी अपने आप को जमीन पर द्रव या ठोस अवस्था में गिराते हैं, द्रव या ठोस अवस्था में गिराते हैं, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, वर्षण। प्रेसिपिटेशन, वर्षण और वर्षा अलग है। वर्षा वर्षण का एक प्रकार है। रेनफॉल इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट इज नॉट द प्रेसिपिटेशन। वर्षण का मतलब है बादलों का पुनः जमीन पर आना, मतलब बादल जमीन पर नहीं आ रहे हैं, उन बादलों में उपस्थित ठोस या जो द्रव है वो गिरना शुरू हो जाता है। यदि वह द्रव रूप में गिरे तो उसको कहते हैं वर्षा। यदि वह द्रव रूप में गिरे तो उसको कहते हैं वर्षा, रेनफॉल। अगर वह प्रेसिपिटेशन ठोस रूप में हो रहा है और छोटे छोटे कणों के रूप में हो रहा है तो उसको कहते हैं बर्फबारी। तो हम उसको कहते हैं स्नो फॉलिंग या स्नोफॉल, बर्फबारी। लेकिन अगर वो ठोस रूप में हो लेकिन बहुत बड़े बड़े रूप कणों के रूप में होते हैं तो उसको कहते हैं ओलावृष्टि। हेल स्ट्रोम कहा जाता है, हेल स्ट्रोम। तो पुनः समझ लीजिएगा, बादलों के वापिस द्रव या ठोस अवस्था में जमीन पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। वर्षण, यह वर्षण तीन रूपों में होता है। या तो वह वर्षा के रूप में द्रव अवस्था में यदि वह गिर रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि वो बारिश है, रेनफॉल है। अगर वो सॉलिड स्टेट में लेकिन छोटे छोटे कणों के रूप में गिर रहा है तो इसको बर्फबारी कहते हैं। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में बड़े बड़े कणों के रूप में गिर रहा हो तो उसको ओलावृष्टि कहते हैं, हेल स्टॉर्म कहते हैं। यह बारिश भी कई रूपों में हो सकती है। वो बारिश यदि पहाड़ों के कारण हो रही है तो हम उसको कहते हैं कि वो माउंटेन या पर्वतीय वर्षा है। अगर वो संवहन के कारण हो रही है तो संवहनीय वर्षा है। और यदि वह
किसी भी प्रकार के, हम कह सकते हैं कि चक्रवातों के कारण हो रही हैं तो वह चक्रवातीय वर्षा है। यदि वह वाताग्र के कारण हो रही हैं तो वाताग्रीय वर्षा है। और फाइनली इन सभी से जो जल प्राप्त होगा वह जल पुनः समुद्र में या जमीन पर किसी न किसी जगह संग्रहित होगा। जब यह संग्रहित होगा तो पुनः यहां पर जल का संग्रहण होगा, वह पौधों को भी प्राप्त होगा और वो इसी रूप में समुद्र, नदियां, तालाबों को मिलेगा। फिर पुनः समुद्र और तालाबों में और पौधों में उपस्थित जल सूर्य प्रकाश को प्राप्त करके वाष्पीकरण की माध्यम से, वेपोराइजेशन के माध्यम से वेपर में बदलेंगे। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी यही घटना होगी। फिर यह जब ऊपर जाएंगे तो ठंडे होंगे। ठंडे होने की यह प्रक्रिया जिसमें वो या तो द्रव फॉर्म में बदलेंगे या सॉलिड फॉर्म में। अगर वो द्रव में बदले तो जल में बदलेंगे, ठोस फॉर्म में बदले तो बर्फ में बदलेंगे। इस घटना को संघनन कहेंगे। अगर यह ऊंचाई पर हुआ तो बादल संघनन के रूप में प्राप्त होंगे, जमीन पर हुआ तो संघनन के रूप में यही प्राप्त होगा। अगर बादल के रूप में प्राप्त हुए तो बादल कुछ समय के बाद पुनः जमीन पर बारिश कर देंगे, ठोस रूप में या लिक्विड रूप में। यदि लिक्विड रूप में करेंगे तो उसे हम वर्षा कहते हैं। जमीन पर बादलों का पुनः गिरना एक प्रकार से वर्षण, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। द्रव रूप में अगर वो प्रेसिपिटेशन हो तो उसको वर्षा कहते हैं, ठोस रूप में हो तो उसको बर्फबारी कहते हैं, और यदि वो ठोस और बड़े कणों के रूप में हो तो उसको हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि कहते हैं। वर्षा भी कई प्रकार की हो सकती है और इसी के बाद फिर पुनः वापस पानी जमीन पर प्राप्त होता है। एक बार मुझे जरा कमेंट्स करके बताइए, क्या सच में आपको ये सारे क्रम, अभी हम एक एक देखेंगे, ओस कैसे बनती है, पाला कैसे बनता है, कोहरा कैसे बनता है, लेकिन आपको ये क्लियरली पहली बार पता चल रहा है कि संघनन की घटना एक अलग चीज होती है और बारिश का होना एक अलग चीज होती है। कोहरे का बनना एक अलग बातचीत होती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी मैं आपसे कहूंगा कि जितना भी हम चीजों को देख रहे हैं कंसेप्चुअली समझिएगा, रटेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल ये संघनन के प्रकार हैं। बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि ये वर्षण के प्रकार हैं। फिर चक्रवातीय, संवहनीय, वाताग्रीय, पर्वतीय ये वर्षा के अलग अलग टाइप हैं। और फाइनली इसी के कारण हमारे पृथ्वी पर जलाशयों का एक प्रकार से संग्रहण होगा। कितने लोगों को आज पहली बार संघनन पता चला कि संघनन के प्रकार हैं ओस का बनना, पाले का बनना, कोहरे का बनना, धुंध का बनना, और वर्षा, ओलावृष्टि, बर्फबारी ये सब कुछ वर्षण के प्रकार हैं। घबराइएगा नहीं, ये आपको अगर मैंने समझा दिया है, पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी तो हमारी टीम ने आपके लिए सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। जब पौधों से होगा तो वह वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहलाएगा। जब वो जलाशय से होगा तो वो वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाएगा। उन्हीं का जब एक प्रकार से बादलों का बनना होगा तो संघनन कहलाएगा। वो बादलों का बनना संघनन का एक रूप मात्र है। और जब वह पुनः संघनन के रूप में चीज नीचे जमीन पर गिरेगी तो वह वर्षण कहलाएगा। यही चार घटनाएं हैं जो पूरे हाइड्रोसाइकिल को कंट्रोल करती हैं। आप चाहे तो इसी को नोट्स के रूप में शामिल कर देना। कई प्रकार के संघनन को दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो बादल ज्यादा बनेंगे। बादल इसलिए ज्यादा बनेंगे क्योंकि वाष्प ज्यादा होगी तो बादल ज्यादा बनेंगे। बादल ज्यादा बनेंगे तो बारिश अच्छी होगी। इसीलिए जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां बारिश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और फिर यह संघनन का केवल एक रूप मात्र है। कई सारे लोगों को लगता है संघनन मतलब बादल। संघनन से बादल का बनना केवल एक टाइप मात्र है। संघनन कई प्रकार का होता है। तो पहले हम जमीन पर होने वाले संघनन को समझते हैं और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बादलों का निर्माण किस प्रकार से होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, बहुत अद्भुत सी चीज है ये। कार्बन डाइऑक्साइड जितना तेजी से बदलता है
वायुमंडल के अंदर उससे ज्यादा कई गुना तेजी से वायुमंडल की किसी जगह पर आर्द्रता का परिवर्तन होता है। आर्द्रता सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वायुमंडलीय घटक है, जिसकी मात्रा किसी वायुमंडलीय जगह पर 0 से 4% होती है। जिस दिन मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जलवाष्प किसी भी वायुमंडल में, जैसे हम कहते हैं 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी 77% नाइट्रोजन मिल जाए और 20% ऑक्सीजन मिल जाए और 2% वहां पर वाटर वेपर मिल जाए। ये वायुमंडल में सबसे तेजी से बदलता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्मी मिली कि यह वाष्प में बदल जाएगा, ठंड हुआ कि यह संघनित हो जाता है, इसलिए इसका चेंजेस बड़े तेजी से होता है। शोभ मंडल में ही, मतलब हमने वायुमंडल की 5 परतें बताई थी, तो पहली लेयर में ही 90% वाटर वेपर मिलता है पूरे वायुमंडल का। मैं कहूंगा 90% कहना गलत होगा, 99% भी आप कह सकते हैं। शोभ मंडल की सबसे परिवर्तनीय कॉन्स्टिट्यूएंट है, घटक है, गैस है, क्योंकि यह वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में मिलता है। आर्द्रता को किसी भी जगह अगर आपको मापना है कि ह्यूमिडिटी वहां कितनी है, कितनी आर्द्रता है, तो इसको मापने के 3 तरीके होते हैं। पहली होती है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरी होती है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और तीसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। आइए मैं आपको एक एक समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, इसका क्या परिभाषा है भाई? किसी 1 लीटर वायु के आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। आप 1 लीटर का कोई पात्र ले लीजिए, 1 लीटर का कोई भी आयतन ले लीजिए किसी भी जगह से, जैसे जिस कमरे में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वहां के 1 लीटर वायु को लिया जाए और उसमें जांचा जाए कि कितनी मात्रा यहां जलवाष्प की है, तो उसे कहेंगे कि वह निरपेक्ष आर्द्रता है। निरपेक्ष आर्द्रता आर्द्रता मापने की एक अच्छी मेथड नहीं है। क्यों नहीं है भाई आर्द्रता मापने की एक अच्छी मेथड? क्योंकि यहां पर हमने बात कहा है कि 1 लीटर आयतन में कितनी ह्यूमिडिटी, 1 लीटर वायु में कितनी ह्यूमिडिटी है। लेकिन आप जानते हैं कि वायु में जो आयतन होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। यदि आपने तापमान बढ़ा दिया, लाल लालियो, तापमान अगर आपने बढ़ा दिया तो हो सकता है गैस का प्रसार होगा, और गैस का प्रसार हो जाने के कारण अब उसके अंदर वायु 1 लीटर में कम मात्रा में आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको जब भी आर्द्रता मापनी होगी तो बताना पड़ेगा कि आपने ये निरपेक्ष आर्द्रता जो मापी है वो किस तापमान पर मापी है। मैं पुनः समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिन लोगों का साइंस का नहीं है बैकग्राउंड, थोड़ा ध्यान से समझना। निरपेक्ष आर्द्रता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही थोड़ा तापमान बदलता है वो आयतन 1 लीटर रहता ही नहीं है, जिसको आप 1 लीटर बोल रहे थे और कॉन्फिडेंस में हवाबाजी कर रहे थे। अब वह 1.5 लीटर हो जाता है, 1.25 लीटर हो जाता है, और आपके सारे कैलकुलेशन धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोगों को जिस भी टेम्परेचर पर इसको मेजर कर लिया वहां मेंशन करना पड़ता है कि इसी टेम्परेचर पर इसी 1 लीटर के अंदर इतनी आर्द्रता होगी। और इसी कारण से निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को एक अच्छा मेथड ह्यूमिडिटी मेजरमेंट का हम नहीं कहते। इंग्लिश मीडियम वाले लोग ध्यान से सुनेंगे।
amount of water vapor exist in the 1 liter volume of air is called absolute humidity. Absolute humidity is depend on temperature. Therefore, it's vary with the temperature. Whenever we change the temperature, that times value of the absolute humidity become change. जब भी तापमान बदलेगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बदल जाती है, और यही कारण है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारे ज्योग्राफी में कोई बड़ा रोल नहीं निभाती। जिनको नहीं समझ में आया होगा मेरी राइटिंग, उनके लिए हमारी टीम ने मेहनत कर दी है। प्रति इकाई आयतन में मिलने वाले जलवाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है। इकाई होता है कितना ग्राम प्रति घन मीटर में मिला, कितने क्यूबिक मीटर में मिला। प्रति इकाई आयतन मीटर में ले सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह टेम्परेचर पर बहुत निर्भर करती है। फिर दूसरी आ गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है भैया? विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता में इसी समस्या का समाधान लाया गया कि हमें तापमान बदलेगा भी तो भी हमें चिंता की कोई बात ना रहे। ऐसा कुछ काम करिए कि हर तापमान पर वह आर्द्रता समान रहे। तो हमने परिभाषा में बदलाव कर दिया। तब हमने कहा 1 किलोग्राम वायु में, 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। अब आप जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं हो, आप में से कई लोग सोच रहे हैं सर कौन सा तीर मार दिया यहां पर विशिष्ट आर्द्रता में। बहुत अद्भुत बात। 1 किलोग्राम वायु आप मेरे कमरे में से ले लीजिए, 1 किलोग्राम वायु। वो 1 किलोग्राम वायु जो मेरे कमरे में उपस्थित है वो 1 किलोग्राम किसी भी तापमान पर 1 किलोग्राम ही रहेगा। पिछली बार में जैसे ही तापमान बदलते थे तो वो 1 लीटर रहती ही नहीं थी, वो इकाई आयतन रहता ही नहीं था, वो कुछ और आयतन बन जाता था। लेकिन किलोग्राम तापमान पर निर्भर नहीं करता। मुझे बताओ, ठंड के दिनों में जो 1 किलोग्राम चीनी आप खरीदते हो या गर्मी के दिनों में 1 किलोग्राम चीनी खरीदते हो तो क्या कोई बदलाव आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता, आयतन वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा करो, 1 किलोग्राम एयर में जितनी ह्यूमिडिटी होगी उसे उस जगह की विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग, अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द 1 kg एयर इन ए particular environment, it is called specific humidity, and most advanced, most positive character of the specific humidity is doesn't depend on temperature. यह तापमान पर निर्भर नहीं करती है, प्रत्येक तापमान पर इसका मान समान होता है। प्रति किलोग्राम वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर वाटर वेपर प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ एयर, इकाई ग्राम, इसकी यूनिट जो होती है वो ग्राम प्रति किलोग्राम। कितनी ग्राम वाटर वेपर है? सभी तापमान पर ये समान रहती है, कभी बदलती नहीं है। कितनी ग्राम वायु, कितनी ग्राम जलवाष्प 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित है, इसी को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहेंगे। और इसके पहले हमने जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखी थी, कितने ग्राम जलवाष्प एक आयतन में उपस्थित है, और इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल आता है। लेकिन किसी भी जगह पर बारिश, किसी भी जगह पर संघनन होगा कि नहीं, कंडेंसेशन होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है उस वायु के संतृप्तता पर, सेचुरेशन पर। ये क्या चीज है भाई? सेचुरेशन का मतलब होता है कि किसी वायु में जितनी वाटर वेपर ग्रहण करने की क्षमता है, यदि उतनी वाटर वेपर
उसके अंदर उपस्थित है, जितनी उसकी औकात थी, शब्द थोड़े से गलत यूज कर रहा हूं समझने के लिए, जल्दी समझ में आएगा, जितना उस वायु की औकात थी अगर उतना ही वाटर वेपर उसमें, तो कहेंगे कि सैचुरेटेड वायु है। थोड़ा शुद्ध हिंदी में कहें, किसी भी वायु में उपस्थित जलवाष्प की वह मात्रा जो उसकी उस तापमान पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता को दर्शाती है, हम कहेंगे कि वह उसकी सापेक्षिक आर्द्रता है। सबसे खूबसूरत यूनिट है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत अद्भुत परिभाषा है इसकी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। ये क्या चीज है भाई? अब किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा तथा उसी तापमान पर उस वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। यदि ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो समझिएगा कि आप सच में अपने बुद्धिजीविता के उस स्तर को प्राप्त कर चुके जो भूगोल समझने के लिए जरूरी है। एक निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उस वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात, इसकी यूनिट परसेंटेज होती है। मतलब यदि आप मुझसे इसका फार्मूला पूछे तो मैं आपको बता दूं कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। आप कितनी भी ले लीजिए वायु, 1 लीटर लीजिए, 1 किलोग्राम लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा ये। अब थोड़ा इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मुझे बताना कि मैं सच में आपको समझा पाया या नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति को भोजन, मतलब एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को 4 रोटी भोजन करने के लिए मिला। आज उसको खाने में 4 रोटी मिली, लेकिन उसकी कैपेसिटी 5 रोटी की थी। तो हम कहेंगे कि उसकी सापेक्षिक भूख, 4 रोटी उसे मिली लेकिन उसकी कैपेसिटी 5 रोटी की थी। हम कहेंगे कि महोदय 80% ही उसको चीजें मिल पा रही है। बस वैसी ही वायु के अंदर, मान लीजिए कि वायु के अंदर 20 ग्राम वाटर वेपर थी, लेकिन उसकी कैपेसिटी 50 ग्राम की उस टेम्परेचर पर थी। हम कहेंगे कि उसके अंदर मात्र 40% वाटर वेपर है। हम कहेंगे कि अभी 60% वाटर वेपर वो ले सकती है। अगर आपने मेरा जनरल साइंस का क्लास देखा होगा तो श्वसन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो संतृप्त वायु छोड़ते हैं। अब सवाल है कि संतृप्त वायु किसे कहते हैं भाई? सैचुरेटेड एयर किसे कहते हैं? जिसके अंदर वाटर वेपर 100% आएगा, जितनी उसकी काबिलियत थी। मान लीजिए 50 ग्राम की ताकत थी और 50 ग्राम वाटर वेपर है, तो आप कहेंगे कि वह 100% सैचुरेटेड है या वो संतृप्त वायु है।
अगर 100% से कम है तो वह असंतृप्त कहलाएगी, और यदि संतृप्त से भी ज्यादा कहीं पर वाटर वेपर आ जाए, जैसे 120% वाटर वेपर आ जाए, तो इसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड, अति संतृप्त वायु। अति संतृप्त वायु और संतृप्त वायु में ही संगनन हो सकता है। मेरे शब्द पर गौर करेंगे सभी लाल लाली। संगनन की प्रक्रिया केवल तभी संभव है, संगनन की घटना केवल तभी संभव हो सकती है जब वहां पर वायु या तो संतृप्त होगी या अति संतृप्त होगी। संतृप्त का मतलब है जितनी उसकी क्षमता थी उतनी ही वाटर वेपर उसको मिल गई है। ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी के आधार पर तय होता है कि कहां पर बारिश हो सकती है, कहां बादल बन सकते हैं या बादल बन सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं पुनः समझाना चाह रहा हूं। एक निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी तापमान पर उस जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तापमान के बढ़ने पर वायु के जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जरा इस पॉइंट को समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आपको यदि पहले मुझे एक बार कमेंट्स करके बताइए कि सापेक्षिक आर्द्रता का कंसेप्ट समझ में आ गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है और कितनी औकात है, उसका अनुपात। जैसे कोई कहेगा कि मैं 20 पेज पढ़ाई कर सकता हूं आज, लेकिन वो 12 ही पेज पढ़ पाया, तो हम कहेंगे कि 12 हैं और 20 की क्षमता है, हम उसको कहेंगे कि उसकी सापेक्षिक पढ़ाई इतनी हुई है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, सभी लाल लाली ध्यान से सुनना। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तापमान बढ़ता है तो वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं जैसे एक उदाहरण के रूप में कि तापमान अगर बढ़ गया तो व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है, ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। लेकिन जो रियलिटी में मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि जब तापमान बढ़ता है तो वायु की जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। वायु की जल ग्रहण करने की, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर कोई वायु जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पता चला कि वो 50 ग्राम जलवाष्प ग्रहण कर सकती थी, तो अगर मैंने तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो हो सकता है कि अब उसके जल ग्रहण करने की क्षमता 80 ग्राम की हो गई हो। तो इमेजिन करिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 50 ग्राम की उसकी औकात थी जलवाष्प ग्रहण करने की, और उस समय उसके पास 40 ग्राम जलवाष्प थी। मतलब वो कितनी ज्यादा जलवाष्प या सापेक्षिक आर्द्रता रखती थी? 80% सापेक्षिक आर्द्रता रखती थी। अब मैंने कुछ नहीं किया, केवल तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाने के कारण इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई। अभी भी उसमें 40 ग्राम जलवाष्प ही उपस्थित है, लेकिन अब उसकी क्षमता 80 ग्राम की हो गई है। मतलब मेरे प्यारे लाल लालियों, अब उसकी केवल 50% की सापेक्षिक आर्द्रता हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान के बढ़ाने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान कम होता है। अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होती है। बताइए कितने लोग मेरे इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं आज की हाँ सर ये बात बिल्कुल बकायदा क्लियर हो गई कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मकसद क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के बढ़ने पर वायु की जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि, फलस्वरूप सापेक्षिक आर्द्रता में गिरावट, सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनली संबंध दर्शाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बातचीत करें।
तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको समझ में आ गई? 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी बताई मैंने मेजरमेंट करने की, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट तो बहुत ही प्रॉब्लमदायक है, स्पेसिफिक ठीक ठाक है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रियल में पता चलता है कि वहां वातावरण कैसा होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी कक्षा ले रहे हैं मुझे जरा बताइए कि क्या अगर आपको मैं कंसेप्ट पूछूं तो आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी ह्यूमिडिटी है जिस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता? कौन सी ऐसी ह्यूमिडिटी है जिस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता? बताइए, तेजी से कमेंट्स करिए। विशिष्ट विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशिष्ट, निरपेक्ष नहीं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ऐसी कौन सी ह्यूमिडिटी है जो हमें बताती है कि वायु का संघनन होगा कि नहीं होगा, वायु कंडेंस होगी कि नहीं होगी, संघनन हो सकता है या नहीं, ये किस आर्द्रता से पता चलेगा? सापेक्षिक आर्द्रता से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आप ये पता कर सकते हैं कि वहां पर संघनन होगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं, कंडेंसेशन होगा कि नहीं, बादल बनेंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं संघनन की प्रक्रिया को समझते हैं कि व्हाट इज द कंडेंसेशन। संघनन क्या होता है भाई? संघनन कुछ और नहीं है, जलवाष्प का जल या बर्फ में बदलना। कंडेंसेशन का मतलब है जैसे कि अगर जल को गर्म करें या बर्फ को गर्म करें तो ऐसी परिस्थिति में जब वो जलवाष्प बनाते हैं तो इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन। लेकिन वापिस जब जलवाष्प इनमें बदलती है, जब इस घटना को हम उल्टे सीक्वेंस में करते हैं तो इसे कहा जाता है संघनन, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में वाटर वेपर वाटर में या आइस में बदलते हैं। यह प्रक्रिया जिस तापमान पर होती है उसे ड्यू पॉइंट या ओसांक बिंदु कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जलवाष्प का निर्माण 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन जलवाष्प से जल का निर्माण या बर्फ का निर्माण जिस भी तापमान पर होगा वो कहलाता है ओसांक बिंदु, वो कहलाता है ओसांक बिंदु। संघनन की यह प्रक्रिया ओसांक बिंदु कहलाती है जिस तापमान पर ऐसा होगा। अब संघनन कई रूप में हो सकता है, संघनन के कई प्रकार होते हैं। संघनन में पहला प्रकार है ओस का बनना, पाले का बनना, कोहरे का बनना, धुंध या कुहासा और लास्ट में हम पढ़ेंगे बादल। तो आइए सबसे पहले संघनन देखते हैं। ये चारों संघनन पृथ्वी से कम ऊंचाई पर या सतह पर होते हैं और ये काफी अधिक ऊंचाई पर होने वाली घटना है। तो सबसे पहले संघनन जो है, इमेजिन करिए, ध्यान से सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं। इमेजिन करिए कि ठंड का समय है, जैसे ये जो मौसम है, अगर आप कभी सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे अब, तो आप जिस जगह से गुजरोगे तो पानी की बूंदे आपको पौधे की पत्तियों पर नीचे मिलेगी।
क्या हुआ होगा ऐसा? ठंड के दिनों में तापमान रात के समय गिर जाता है, और रात के समय जब सतह से पूरी ऊष्मा चली जाती है तो तापमान के अत्यधिक कम हो जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जमीन इतनी ठंडी हो जाती है कि वहां पर नीचे जो जलवाष्प होती है, नीचे जो वाटर वेपर होती है, वो संघनित हो जाती है जमीन पर ही, घास की पत्तियों पर ही, क्योंकि संघनन के लिए एक सतह मिलनी चाहिए, तभी जाकर वो पानी की बूंदें बन पाएगी। तो यदि ठंड के दिनों में सतह का तापमान कम हो जाता है तो जलवाष्प, वाटर वेपर सतह पर ही संघनित हो जाता है और पानी की बूंद के रूप में बदल जाता है। यह पानी की बूंद के रूप में बदलना ओस कहलाता है। ये जो चित्र आपके सामने है आपको याद दिला देगा कि अच्छा, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब धरातल का तापमान बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब कोई 0 डिग्री से कम नहीं कह रहा हूं मैं भी, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो सतह पर ही पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। यह भी संघनन कहलाता है। अर्थात धरातल का तापमान ओसांग बिंदु से कम होता है, तब धरातल के समीप जलवाष्प संघनित हो जाती है, छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है। सामान्यतः इस प्रकार की घटना शीतकाल में देखी जा सकती है। ये आपको अब बहुत कॉमनली दिखाई देगा, और मुझे नहीं लगता कि कमरे में इस क्लास को जितने लोग अभी इस समय देख रहे हैं, शायद ही कोई ये दावा करे कि नहीं सर मैंने ये घटना नहीं देखी या सुनी है। फिर दूसरी घटना होती है पाला। पाला अंग्रेजी में फ्रोस्ट। भारत के उत्तरी जो भाग है, भारत का जो मैदानी भाग छोड़ दीजिए, तो लगभग ये जो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा का कुछ हिस्सा, यहां पर ठंड के दिनों में तापमान और भी गिर जाता है। कितना गिर जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अगर तापमान 0 डिग्री नीचे चला जाए, धरातल का, जमीन का तापमान, निचली वायु का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाए लाल लालियों, तो अब वो जलवाष्प, अब वो वाटर वेपर जो जमीन के सतह के पास थी, अब वह द्रव में नहीं बदलती, अब वो वाटर में नहीं कन्वर्ट होती, सीधे बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदलना पाला कहलाता है। यह घटना शायद कम लोगों ने देखी होगी। ये पाला जो घटना आप देख पा रहे हैं, अगर आप उत्तर भारत के भाग में कभी जाएंगे ठंड के दिनों में, तो आपको सुबह के समय ये पाले की घटना दिखाई देगी, और ऐसे ही पानी की बूंदें छोटी छोटे बर्फ के कणों के रूप में आपको इस पौधे की पत्ती पर और स्टेम पर दिखाई देगी। इसके अगर हम बात करें, ओस से फायदा होता है, जमीन को भी फायदा होता है, पौधे को पानी मिलता है, लेकिन इससे फसल को नुकसान होता है। कई सारी फसलें खराब हो जाती हैं इस कारण से। ये पाला गिरना है। तो क्या ओस और पाले में अंतर समझ में आ रहा है? ओस की बूंद का मतलब होता है पानी का द्रव रूप में मिलना, और पाले का मतलब होता है पानी का ठोस रूप में मिलना। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, अभी आने वाले टाइम में नवंबर दिसंबर में पाला गिरेगा। एक लाल कह रहा है
ओस यदि केले के पत्ते पर गिर जाए तो हीरा बन जाता है। कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। विज्ञान इतना पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को सारी बातें समझा चुका हूं, फिर भी ऐसी बच्चों जैसी बातें करते हो। अगर ऐसा हो जाता कि वो हीरा बन जाता तो कल्पना करिए कि केला उत्पादन करने वाला प्रत्येक किसान पृथ्वी पर सबसे बड़े अमीर लोग होते, और सारे के सारे आप लोग भी पढ़ाई करने की जगह पर केला उगाने का काम करते। कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये लाल। आइए जरा इस पर गौर करिएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपकी लाइफ में आए तो थोड़ा कंसेप्चुअल समझिएगा। यहां पर ओसांक की जगह पर तापमान हिमांक बिंदु पर चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया है। आइए जरा देख लीजिए परिभाषा। जब धरातल का तापमान या वायु का तापमान हिमांक से भी कम हो जाए तो जलवाष्प का संघनन होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हिमकणों के रूप में जलवाष्प धरातल पर जमा हो जाती है। इसे पाला कहते हैं। उत्तर भारत में शीतकाल में इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। तीसरी घटना होती है कोहरा, जिसको हम कहते हैं फॉग, और ये पूरे के पूरे भारत के मैदानी भागों में, मध्य भारत में और दिल्ली तक आपको यह घटना दिखाई देगी। ठंड के दिनों में कई बार ट्रेनों को इसके कारण डिले होना पड़ता है, क्योंकि इसके कारण विजिबिलिटी सबसे बुरी तरह से प्रभावित होती है। जब धरातल का तापमान, निचली वायु का तापमान कम होता है, हिमांक बिंदु नहीं लेकिन कम तापमान होता है, साथ ही साथ वहां डस्ट पार्टिकल, पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल का भी प्रदूषण होता है। ऐसी परिस्थिति में एक कोलाइड विलेन का निर्माण होता है। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है? ये कोलाइड सॉल्यूशन, इसमें जलवाष्प छोटे छोटे द्रव के बूंदों के रूप में हवा में तैरते हैं। बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट होते, बहुत छोटे छोटे। हवा होती है चारों तरफ भरी हुई और डस्ट पार्टिकल होते हैं, और इस प्रकार से एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सामने कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी सघनता ही इस कोहरे के नाम को देने का कारण है। वास्तविक रूप में कोहरा एक प्रकार से बादल ही है, पर वो बहुत ही नीचे बन गया है, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वह कोहरा है, फॉग है। यह वास्तव में कोलाइड विलेन है। इस स्थिति में वायु में द्रव का मिश्रण हो जाता है। वायु में द्रव के छोटे छोटे ड्रॉपलेट शीतकाल में तापमान के कम होने के कारण जलवाष्प हवा में संघनित होकर उपस्थित होता है। धूल कण के साथ, प्रदूषण के साथ ये मिश्रित हो जाता है। और इसकी परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि विजिबिलिटी 300 मीटर से कम है तो ही आप कोहरा वर्ड यूज करेंगे। अगर विजिबिलिटी 300 मीटर से ज्यादा है तो आप उसको धुंध कहेंगे, कुहासा कहेंगे, मिस्ट कहेंगे। सूर्य के प्रकाश की किरणें भी यहां पर कमजोर पड़ जाती हैं। जैसे कि आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये कोहरे का एक अति उत्तम एचडी चित्र है। कोहरे का ये खूबसूरत चित्र है जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसमें विजिबिलिटी 300 मीटर से कम होती है, दृश्यता। इसमें कई बार पड़ोस का व्यक्ति नहीं दिखाई देता, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, व्हीकल चलाना कठिन हो जाता है। तो ये एक प्रकार का कोलाइड विलेन हो जाता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं धुंध या कुहासा। देखो, धुंध या कुहासा में अंतर बस इतना ही है कि ये उतना घना नहीं है जितना कि कोहरा था। ये उतना डेंस नहीं है जितना कि कोहरा था। इसमें विजिबिलिटी 300 मीटर से ज्यादा होती है। इसमें जनरली प्रदूषण नहीं होता है, केवल हवा में पानी के ड्रॉपलेट और हवा का मिश्रण हो चुका है। पानी के छोटे छोटे धूल के कण, पानी के कण और हवा के मिश्रण के कारण एक प्रकार से धुंध या कुहासे का निर्माण होता है।
यह कोहरे का ही रूप है, किंतु ये कम घना होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले पर्वतों पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसको हम कोहरा नहीं बल्कि धुंध कहेंगे, और ये एक अद्भुत सा दृश्य बनाता है। सुबह के समय आपको एक सुकून महसूस कराता है। इसके कारण दम घुटने जैसी स्थिति नहीं होती, कोहरे में दम घुटने जैसी स्थिति भी महसूस हो सकती है। ये सब कुछ संघनन के प्रकार है। बस अंतर इतना ही है लाल लालियों कि ये सभी संघनन सतह पर जमीन के करीब हुए हैं। अब यही संघनन की घटना जब ऊंचाई पर होगी, यही संघनन की घटना जब बहुत ऊंचाई पर होगी, तो अब आप इसको बादल कहेंगे। तो आइए अब हम संघनन का सबसे महत्वपूर्ण रूप देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बादल। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है और बादल क्या है। बादल संघनन का एक रूप है जिसके अंदर द्रव या ठोस अवस्था में जल उपस्थित है, और यह जब इतनी मात्रा में हवा के अंदर वाटर या जल का निर्माण कर ले, बर्फ का निर्माण करे कि हवा उसको संभाल ना सके, तब वह नीचे गिरता है, और नीचे गिरते समय जो घर्षण होगा उसी से वो पानी की बूंदें होती हैं, जिसको हम अब कहते हैं कि बारिश हो रही है। जो लाल लाली कमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे पर, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपके डिस्टरबेंस का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा और मुझ पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही है कि मैं समझ जाऊंगा कि आपकी जो औकात है, जो क्षमताएं हैं, जो काबिलियत है, वो केवल एक सीमा की है, जहां पर आप चाहते हैं किसी तरीके से यूट्यूब के माध्यम से किसी के साथ परिचय बन जाए। जीवन इतना तुच्छ मत बनाओ कि परिचय के लिए आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का विकल्प तलाशना पड़े। आधुनिक तकनीक जरूर है, लेकिन अभी भरोसेमंद नहीं है। यहां प्राइवेसी के भी कई सारे मामले आ जाते हैं। इसलिए मैं उन सभी गरीब लाल लालियों से विनती करूंगा कि 206 हड्डियां, 639 मसल, 100 अरब न्यूरॉन देने के बाद उस ऊपर महाशक्ति जो भी उपस्थित होगी उसको भी चेहरा दिखाना है और बताना है कि धन्यवाद, आपने हमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा नहीं बनाया, मनुष्य रूप दिया था। आइए हमने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर क्या परिवर्तन करके दिखाएं, हम एक बार उन्हें भी बता सके। इसलिए अपनी जिंदगी को इतना भी कमजोर और इतना भी तुच्छ मत बनाओ कि हर जगह पर अपने बारे में दूसरों को बताने की आदत पड़ जाए। मेरे लाल लालियों, थोड़ा पढ़ाई कर लो, उम्र पढ़ने की है, उम्र कुछ करने की है। मैं दबाव नहीं डालूंगा, पढ़ने का मन नहीं है तो घर वालों की मदद करो, उनके साथ कुछ काम में हाथ बटाओ। इतने शरीर में 206 हड्डी, 639 मसल वाला इतना शरीर जो 60-70 किलो का बना चुके हो, अब उसका उपयोग करो, क्योंकि 60-70 किलो का शरीर तब बना होगा जब लगभग 1800 किलो का अनाज आपने इस पृथ्वी पर से चट कर दिया होगा। 1800 किलोग्राम का अनाज खाने के बाद भी केवल जीवन इतना नश्वर ना बन जाए कि बस आकर हम चर्चाओं पर बात कर ले। थोड़ा सा तो मतलब शर्म कर लो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई से कोई मतलब जिंदगी गुजार देता है जरूरी थोड़ी है। आपको कुछ भी करना हो तो वो करो, ईमानदारी पूर्वक करो, हाय हेलो मत करो। थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। बड़ा कठिन कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको दावा करता हूं, आप कभी मुद्राएं देकर ज्योग्राफी की इस क्लास को ज्वाइन कर लेना, मुद्राएं देकर। तब भी अगर आपको समझा दे मास्टर तो मुझे बता देना कि सर पैसे दिए और आपसे बढ़िया पढ़ा दिया था। मैं भी जानना चाहूंगा कि आप जरा बताइएगा तो सही मुझे। आइए वापिस जीवन पर आते हैं। संघनन के सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पर आ रहे हैं,
जिसका नाम है बादल, क्लाउड। जब संघनन वायुमंडल में ऊंचाई पर होता है तो उससे जो निर्मित होता है उसे बादल कहते हैं। व्हेन कंडेंसेशन अकर हाई इन द एटमॉस्फेयर इट्स फॉर्म क्लाउड। आइए बादल के निर्माण पर हम पहले बातचीत करें। पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के कारण निर्मित जल कण और हिम कणों का समूह, बादल की परिभाषा क्या है? जल कण और हिम कणों का समूह बादल कहलाता है। बादल की उत्पत्ति के समझाने के लिए दो महोदयों ने, दो वैज्ञानिकों ने मदद की है। एक ने दी है आइस क्रिस्टल थ्योरी और एक महोदय ने दी है संलयन या फ्यूजन थ्योरी। ये जो संलयन या फ्यूजन थ्योरी है, ये जनरली कम ऊंचाई पर बादलों का निर्माण स्पष्ट करती है कि आखिर कम ऊंचाई पर बादल कैसे बनते हैं। और ये अधिक ऊंचाई पर बादलों के निर्माण को स्पष्ट करता है। आइस क्रिस्टल थ्योरी 1933 में नॉर्वे के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक बर्जेरॉन, टोर बर्जेरॉन, इसे बर्जेरॉन प्रक्रिया या हिमकण सिद्धांत भी कहते हैं। यहां बर्जेरॉन के दो वैज्ञानिक थे, पिता और पुत्र। इन दोनों ने ही सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। उनका यह मानना है कि जब जलवाष्प ऊपर जाती है तो वहां पर उन्हें कोई आर्द्रता ग्राही कण मिलता है, उन्हें कोई एक न्यूक्लियाई मिलता है, एक ठोस सतह मिलती है। अगर ये ठोस सतह किसी जलवाष्प को ऊपर नहीं मिली तो वो जलवाष्प ठंडी होती चली जाएगी, ठंडी और होती चली जाएगी, लेकिन वो ठंडी जलवाष्प कभी जल या बर्फ में नहीं बदलेगी। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अंग्रेजी में कहते हैं। बर्जेरॉन भाई साहब ये बताना चाह रहे हैं, विदाउट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कांट फॉर्म क्लाउड। मतलब जहां भी बादलों का निर्माण होना है वहां जलवाष्प ठोस या द्रव अवस्था में तभी बदलेगी जब उसे ऊपर कोई ठोस सतह मिलेगी। इसीलिए लाल लालियों, कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि हम बड़ी मात्रा में कहीं नमक को जला दे या बड़ी मात्रा में कहीं पर अलग अलग छोटी छोटी चीजों को जलाएं तो उसके बाद बादल के निर्माण की रफ्तार बढ़ जाती है। कृत्रिम बादलों के निर्माण में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक कण कोई सॉलिड पार्टिकल होता है जो एक ठोस सतह उपस्थित कराता है बादलों को संघनित कराने की। इस सिद्धांत के अनुसार बादलों के निर्माण के लिए एक आर्द्रता ग्राही केंद्र का उपस्थित होना अनिवार्य है। अंग्रेजी में कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है तो बर्जेरॉन भाई साहब ये कह रहे हैं कि जलवाष्प हो सकता है 0 डिग्री से कम तापमान पर भी होगी, लेकिन वो जलवाष्प ही रहेगी, वह ठोस या द्रव रूप में बदल नहीं पाएगी। इस आर्द्रताग्राही केंद्र की अनुपस्थिति में वायु अत्यधिक ठंडी हो जाएगी किंतु संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। यह सिद्धांत अधिक ऊंचाई में बनने वाले बादल, खास करके शीतोष्ण क्षेत्र के बादलों की व्याख्या करने में सफल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बादलों के निर्माण की प्रक्रिया या व्याख्या करने में सिद्धांत सक्षम नहीं है। दूसरा है कोलिजन थ्योरी या फ्यूजन थ्योरी। ये क्या कहते हैं? इनका मानना है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो समुद्र के ऊपर मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल बन जाते हैं। यह कैसे संभव है? क्योंकि बर्जेरॉन भाई साहब के अकॉर्डिंग बादल को ऊंचाई चाहिए 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तभी बादल बनेंगे। लेकिन ये दूसरी थ्योरी कहती है कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही बादल बन जाएंगे, क्योंकि समुद्र के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वाटर वेपर ऊपर आते हैं और वाटर वेपर ऊपर आने के साथ साथ समुद्र में सॉल्ट भी होते, लवण भी होते हैं। सोडियम, पोटेशियम आयन भी
थोड़ी बड़ी मात्रा में वह वाटर वेपर के साथ ऊपर आ जाते हैं। अब क्योंकि ये आयन होते हैं तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में कोलिजन होता है और इसी संघनन के कारण धीमे धीमे वह बड़े होते जाते, जो हिमकण, जो जलवाष्प के कण हैं वो टकराते हैं और एक दूसरे से टकराकर अपने आकार को बड़ा करते चले जाते हैं। और जब उनका आकार बड़ा हो जाता है तो वहां संघनन की प्रक्रिया के कारण वह या तो जल के रूप में या ठोस के रूप में बदल जाते हैं और वहीं पर बादल का निर्माण कर देते हैं। यहां पर आयन की उपस्थिति के कारण इनमें कोलिजन की प्रक्रिया होती है। बोवेन महोदय ने इसको एक्सप्लेन किया था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम ऊंचाई पर बादलों के निर्माण को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरों में, विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों में लवणता की अधिकता के कारण वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र पहले से ही विद्यमान होते हैं। बड़ी मात्रा में वहां हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं, बड़ी मात्रा में हाइग्रोस्कोपिक केंद्र वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी प्रेजेंट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिस पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आवेशित होकर एक दूसरे से टकराते हैं, परस्पर संलयन के द्वारा अपना आकार बड़ा कर लेते हैं, जिससे धीरे धीरे बादलों का निर्माण होता है। मतलब कम ऊंचाई पर जो बादल बन रहे हैं वास्तविक रूप में यहां पर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन या ब्रोमीन आयन, इनके टकराने के कारण यहां पर लगातार आकार बड़ा होता चला जाता है और इसी का परिणाम है कि कम ऊंचाई पर ही यहां बादल बन जाते हैं। तो रियलिटी में अभी तक वैसी कोई थ्योरी नहीं है जो बहुत ही डिटेल में बारीकी से ऐसा कोई सिद्धांत बता दे जो सभी जगह पर बादलों के निर्माण को स्पष्ट कर सके। यह दोनों थ्योरियां एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि केवल पहली थ्योरी अगर लोगे तो अधिक ऊंचाई के बादल तो बन जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि ऐसे बने होंगे, लेकिन कम ऊंचाई के बादलों को समझाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा। अगर दूसरी थ्योरी मानोगे तो अधिक ऊंचाई के बादल समझा नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों थ्योरियों को आधार मानते हुए हम समझा सकते हैं कि बादल निर्माण की प्रक्रिया कैसी है। यह पूरी प्रक्रिया बादल निर्माण को समझाती है कि कैसे क्लाउड बनते होंगे। अब अगर हम बादल की बात करें तो बादल हिमकण और जल कणों का एक समूह है। बादलों का वर्गीकरण मूलतः ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में किया गया है। वैसे मूलतः 3 ही कहते हैं। अधिक ऊंचाई के बादल, अधिक ऊंचाई के बादल, मध्यम ऊंचाई के बादल और निम्न ऊंचाई के बादल। अधिक ऊंचाई का मतलब 6000 मीटर या 6 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मिलने वाले, क्योंकि सारे बादल क्षोभ मंडल के अंदर मिलेंगे और क्षोभ मंडल की न्यूनतम ऊंचाई हमने आपको बताई थी 8 किलोमीटर से हमने 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई को बताया था, अगर आपको वायुमंडल की संरचना आती हो। मध्यम ऊंचाई का मतलब 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के मध्य के और 2 किलोमीटर या उससे कम ऊंचाई के बादलों को निम्न ऊंचाई के बादल कहते हैं। बादलों के वर्गीकरण में बादल का स्वरूप, उसका आकार, उसका ऊर्ध्वाधर विस्तार, ऊंचाई सबसे बड़ा आधार माना जाता है। 3 प्रकार के बादलों में 3 बादल सबसे ऊंचाई के बादल हैं। यह आपको इस समय दिखाई देंगे। इस समय जो मतलब आप अगर ठंड के दिनों में आसमान में बादल देखोगे तो आपको ऐसे ही बादल दिखाई देंगे। अगर ये कपास के जैसे दिखाई दे तो इसको कहते हैं साइरोक्यूमुलस। ये क्यूमुलस जहां भी शब्द आ जाए, कपासी कहते हैं हिंदी में उसको, कपासी। और साइरो शब्द जहां पर भी आ जाए उसको कहते हैं पक्षाभ, पक्षियों के कारण। साइरस मतलब साइरो, पक्षाभ बादल। साइरो मतलब पक्षाभ, लेकिन स्ट्रेटस का मतलब एक लेयर में आ जाए, ऐसे परतों के रूप में, लेयर के रूप में आपको दिख जाए
तो उसको कहेंगे साइरोस्ट्रेटस। तो 3 बादल है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आपको मिलेंगे, पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ बादल और पक्षाभ कपासी बादल। जितने भी मध्यम ऊंचाई वाले बादल है वो मैक्सिमम 2 ही टाइप के हैं, अल्ट्रो स्ट्रेटस, अल्टो शब्द आया मतलब मध्यम ऊंचाई, अल्टो क्यूम्युलस ये कपास के जैसे आपको दिखाई देंगे, स्ट्रेटस का मतलब है मध्यम ऊंचाई के लेकिन लेयर के रूप में दिखाई देंगे। कपास वाले बादल आपने देखे होंगे, बिल्कुल ऐसे बादल जो चित्र के रूप में बनाते हैं, इसको कपासी बादल कहते हैं। पक्षाभ बादल आपको कुछ इस प्रकार से आसमान में बहुत ऊंचाई पर दिखेंगे। हम बहुत अच्छे चित्र भी अब आपके लिए लाए हैं, जहां पर भी निम्बो वर्ड आ जाए, निम्बो, ये काले बादल होते हैं, बारिश करते हैं, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूम्यूलो निम्बस, ये बहुत ज्यादा बारिश करने वाले, स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूम्युलस और क्यूम्युलस, 5 बादल सब निम्न स्तरीय बादल में आते हैं, 2 बादल मध्यम ऊंचाई के बादलों में आते हैं और साइरो स्ट्रेटस, साइरस और साइरो क्यूम्युलस अत्यधिक ऊंचाई के बादल हैं। मोटे तौर पर एक ऐसा बादल है जिसको हम अपवाद स्वरूप अलग कह सकते हैं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक लगभग कितना बड़ा बादल हो सकता है, इमेजिन करिए 2 से लेकर 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊंचाई के बादल हो सकते हैं। क्यूम्यूलो निम्बस, क्यूम्यूलो निम्बस, निम्बस शब्द आ जाए मतलब वर्षा, क्यूम्यूलो मतलब कपासी वर्षा बादल, कपासी वर्षा बादल, ये अलग ही प्रकार के निहाई आकार के बादल होते हैं। औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 भागों में बांटा गया है, 6000 मीटर से ज्यादा वाले 2 से 6 और 2000 मीटर 2 किलोमीटर से कम वाले। ऊंचे बादल 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है पक्षाभ मेघ, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मिलने वाले बादल पक्षाभ मेघ, पूरी तरह से हिमकणों से निर्मित होते हैं और ये ऐसे बादल होते हैं कि सूर्य के प्रकाश को भी रोक नहीं पाते, पूरी तरह से हिमकण होते हैं, इसलिए यहां पर कोई बारिश नहीं होगी, बहुत कम मात्रा में जलवाष्प है। पर आसमान में अगर इनकी उपस्थिति है तो चक्रवात के आगमन के सूचक माने जाते हैं, क्योंकि चक्रवात के आने से पहले जो जिसको कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले एक शांत माहौल दिखता है या तूफान के पहले की जो शांति दिखती है, उसमें इन बादलों की उपस्थिति होती है। ये बादल अब आप बढ़िया से देख सकते हैं, जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई जा रही है। पक्षाभ साइरस बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले बादल है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले बादल हिमकणों के बादल हैं, कोई बारिश नहीं करेंगे, यहां तक कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं रोक पाते हैं, और जब भी ये मिलेंगे तो ये बताएंगे कि बस तूफान आने से पहले का ये शांत माहौल है। दूसरे होते हैं साइरो स्ट्रेटस, पक्षाभ स्तरी मेघ, आकाश में विशाल क्षेत्र में दूध की चादर के समान फैले होते हैं और इन्हीं बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का आभा मंडल बनता है। सूर्य के चारों तरफ जो विशेष प्रकार का चमकीला गोला भी दिखाई देगा तो वो प्रभा मंडल, आभा मंडल बनता है। इसी कारण से चक्रवात के आगमन के क्रम में यह पक्षाभ मेघ के तुरंत बाद दिखाई देंगे और इस प्रकार यह बादल निकट भविष्य में चक्रवात के सूचना को बताते हैं कि बस अब चक्रवात नजदीक ही है। इस चित्र को आप देखिए और इस टाइप के बादल आपने बहुत बार देखे हैं, पर अब आप कहेंगे सर हमने तो ऐसे कई बार देखे लेकिन साइक्लोन तो आया ही नहीं। तो एक्चुअली साइक्लोन आएगा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन इनके आने पर या साइक्लोन अगर कहीं आया होगा तो पहले ये बादल आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के बादल तो आपने देखे होंगे। बहुत ऊंचाई पर बनने वाले बादल हैं और ये स्तरीय बादल है। आप इसकी लेयर देखिए ना, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ऐसे कई लेयरों में बटा होता है ये। और तीसरे होते हैं
पक्षाब कपासी मेघ। छोटी सफेद गेंदों के रूप में या छल्लों के रूप में होते हैं, यह समूह के रूप में मिलेंगे आपको, ग्रुप के रूप में मिलते हैं। और ऐसे बादल आपने सबसे ज्यादा कॉमन देखे होंगे भारत में। इस समय जो बादल आपको कॉमनली दिखाई देंगे ऊंचाई पर, वो इस प्रकार के बादल हैं। इस चित्र में आप बड़े खूबसूरत ढंग से इन बादलों को आइडेंटिफाई कर सकते। इसकी कोई लेयर नहीं है। और जब आप हवाई यात्रा करेंगे तो हवाई यात्रा करेंगे उस समय आपको जो बादल दिखाई देंगे एरोप्लेन से, वो यही बादल होते हैं। तीनों बादल पुनः बता रहा हूं, पक्षाब मतलब साइरस, पक्षाब स्तरी साइरोस्ट्रेटस, और पक्षाब कपासी साइरोक्यूमुलस। अब मध्यम ऊंचाई के दो बादल हैं मेनली। अल्ट्रोस्टेटस क्लाउड छोटे पैमाने के बादल हैं, भूरे या नीले रंग की एक सतत चादर की तरह होते हैं। इनकी छाया के कारण सूर्य का प्रकाश अस्पष्ट होता है, थोड़ा सा सूर्य प्रकाश इस कारण से हम कह सकते हैं ब्लरी या अनक्लियर हो जाता है। ये इस टाइप के बादल शाम के समय आपने ऐसे बादल देखे होंगे। अगर समुद्र के किनारे कभी शाम बिताओगे तो अल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड देख पाओगे। अल्ट्रोस्ट्रेटस कम ऊंचाई पर है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर है अभी भी कि बारिश नहीं के बराबर। ऊपर के तीनों बादलों से कभी बारिश नहीं होती, बस वो सूचित करते, सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। इनसे भी बारिश बिल्कुल नहीं के बराबर समझिएगा। और अल्ट्रोक्यूमुलस उच्च कपासी मेघ या मध्य उच्च कपासी मेघ सफेद रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं और पतली चादर के रूप में पूरे आकाश में बिखरे होते हैं। बिल्कुल कपासी मेघ ही है जो ऊपर हमने देखे थे साइरोक्यूमुलस, वैसे ही है। बस अंतर इतना है कि ये कम ऊंचाई पर बनेंगे। अंतर इतना ही है कि इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर जैसे देखे थे ऊंचाई थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये 5 प्रकार के बादल हैं, 3 सबसे ऊंचाई में, 2 मध्यम ऊंचाई पर, और निचले बादलों में 5 प्रकार के बादल हैं। अब इन पांचों में कुछ कंफ्यूजन करेंगे। रियलिटी में आप जब 10 टाइप के याद करेंगे ना, तो ये जो आखिरी के 5 है बस यही आपको कंफ्यूज करते हैं। तो थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा 2 बार 3 बार। कुछ 2-3 टाइप है जो अलग नहीं लगते, ऐसा जैसे अल्ट्रो वर्ड आ गया याद आ जाएगा, साइरस वर्ड आ गया याद आ जाएगा। तो अल्टो और साइरस ऊंचाई और मध्यम वालों में है। ये निम्न वालों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे पहले है स्ट्रेटस बादल, पृथ्वी की सतह के निकट कोहरे के समान होते हैं, बिल्कुल जो बस कोहरा नीचे और ये ऊपर है। इनमें कई परतें होती हैं, पूरे आसमान को ढक देते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र में इनका निर्माण प्राय शीत ऋतु में 2 विपरीत प्रकृति की वायु राशि वाताग्र में पहले यही बनते हैं। मतलब एक प्रकार से बादल आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर कोहरा जैसा सिचुएशन है। ये कम दिखाई देंगे हमारे भारत में। इस प्रकार के बादल शायद ही आप कभी देख पाएंगे। पर स्ट्रेटोक्यूमुलस स्तरी कपासी, बस वो अल्ट्रोक्यूमुलस मध्यम ऊंचाई पर थे, निम्न ऊंचाई पर थे। सेम है हल्के भूरे सफेद धब्बों के रूप में, सर्दी के मौसम में पूरे आकाश को ढक लेते और साफ मौसम के दर्शाने वाले बादल है। ये भी बारिश नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि बिल्कुल मौसम साफ है, क्लियर है, काफी अच्छी धूप आई हुई है। एक प्रकार से कम ऊंचाई है बस, नहीं तो ये बादल तो आपने सबसे ऊपर भी देखे थे, मध्यम में भी देखे थे और निम्न ऊंचाई पर भी देखे थे। ये 7 बादल ऐसे हैं जो बारिश नहीं करते। लेकिन अब कपासी मेघ, इनका आकार पत्ता गोभी के जैसे होता है और इनके कारण बूंदाबांदी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। इस प्रकार के बादल कपासी मेघ, कपासी क्यूमुलस क्लाउड। इसके पहले वाला था स्तरी कपासी, ये ऐसे कई लेयर में है और ये लेयर यहां पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब यहां से आते हैं 2 ऐसे बादल जो रियल में बारिश करने के लिए जिम्मेदार हैं। पहला याद रखना है क्यूमुलोनिम्बस, काले और घने बादल।
एक विशाल मीनार की तरह निहाई के आकार में ऊर्ध्वाधर बादल होते हैं। लगभग जमीन मतलब 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचे हो सकते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, क्यूमुलोनिम्बस। अद्भुत और अलग बादल हैं, वर्टिकल बादल हैं, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, तूफान, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में भी मिलते हैं। आप इस बादल को कुछ और नहीं, आपको जो पहला चित्र दिखाया था मैंने उसी से इसका अंदाजा लगाइए। ये बादल आपको बिल्कुल क्यूमुलोनिम्बस, ये सबसे अलग ही बादल है। ऊर्ध्वाधर बादल निहाई के आकार का बादल होता है। एनविल, जो आपने देखा होगा मोची के पास जो होती है ना एनविल, जिस पर वो काम कर रहा होता है, उस टाइप के बादल होते हैं ये ऊर्ध्वाधर बादल। और निम्बो स्ट्रेटस आखिरी बादल हैं, वर्षा स्तरीय बादल, बिल्कुल घने काले बादल के रूप में वर्षा स्तरीय बादल भी आप याद रख सकते हैं। जमीन से कम ऊंचाई पर घने काले और चौड़े बादल बहुत ज्यादा घनत्व कारण सूर्य प्रकाश को पूरा रोक देते हैं। यह बादल वातावरण में आर्द्रता बढ़ाते हैं, शीघ्र ही बारिश होती है। और ये बादल के कारण आपको पूरा का पूरा जो मूवी लगान मूवी में गाना गाया जा रहा है कि काले मेघा पानी तो बरसाओ, अगर आपको उस मूवी में ज्योग्राफी के रूप में शामिल किया गया होता तो आप कहते कि वर्षा स्तरीय बादल पानी तो बरसाओ। तो वर्षा स्तरीय बादल ही बारिश करेंगे जो पूरी तरह से क्षेत्र को घेर लेंगे। दूसरा, जो वर्षा कपासी बादल है या कपासी वर्षा बादल है, ये ऊर्ध्वाधर बादल होते हैं। ये दो बादल बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। ऊपर के 3 बादलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइरस शब्द है। मध्य के बादलों में अल्टो वर्ड है, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 बादल, एक तो नींबू शब्द से याद रखना, बारिश करेंगे। निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस, कपासी वर्षा बादल और वर्षा स्तरीय बादल, ये दोनों के दोनों बारिश करते हैं। और जो 3 बादल बताए, कपासी बादल या कपासी स्तरीय बादल, ये सभी के सभी बूंदाबांदी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी या आसमान साफ रहेगा। तो ये बादलों के प्रकार हैं, ये बादलों के प्रकार हैं। मैं चाहूंगा कि ऊपर के 3, बीच के 2, आखिरी के 2, 7 बादल आपको याद हो जाने चाहिए अभी। और बचे हुए 3 बादलों को 2 बार 3 बार देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बादल का फटना और बारिश से जुड़ी हुई बाकी घटनाएं। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, प्लीज नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है और पीटी में सवाल इसके आते हैं। तो अगले वीक में हम टेस्ट भी लेंगे और बचा हुआ बादलों से घटनाक्रम भी कवर कर लेंगे। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। शेयर लाइक कर दिया करिए, इतना भी आप मतलब रिक्वेस्ट मत करवाया करिए। हम कोई खबरें लेकर थोड़ी आ रहे हैं या फिर आपको कोई अजीबो गरीब चीज थोड़ी बता रहे हैं। भाई आपको नॉलेज दे रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। शेयर लाइक भी नहीं कर सकते हो तो तुमसे ज्यादा तुच्छ व्यक्ति तो मैंने नहीं देखा जो इतना भी ना समझ सके कि नहीं अपने भले की बात हुई है। बाकी पढ़ते